साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, एंटी करप्शन मैटर को जीतना है तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आज मैं बताने वाला हूँ कि बेस वर्क क्या है, इसे कैसे करें और ये कितना हमारे केस में हेल्पफुल हो सकता है। और इसके साथ साथ ये बताने वाला हूँ क्या ये काम हमें खुद से करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल एडवोकेट से करवाना चाहिए। ये बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज की चर्चा का विषय है। साथियों, एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जो बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो समय की वहाँ पर पाबंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथियों, एक छोटी सी बात हमें समझनी होगी कि जब भी हम एंटी करप्शन का केस लड़ते हैं और इनिशियल स्टेज पर अरेस्ट हो जाते हैं तो बेल आउट होने के बाद हम हमारी चार्जशीट या FIR वकील साहब को सौंप के आ जाते हैं। हमको ये लगता है कि आगे वर्कआउट अच्छा हो जाएगा, हम लोग बरी हो जाएंगे। बट इस फाइल को सौंपते समय या सौंपने से पहले हम एक चीज़ करना भूल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बेस वर्क। अगर बेस वर्क ही नहीं करा तो फाइल देने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। ये वैसा ही है कि आप अपने आप ही अपने केस को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। साथियों, एक बात समझिएगा कि वकील साहब को कानून पता है, कानून कैसे मोल्ड करना है वो पता है, बट उन्हें फैक्चुअल स्कोर नहीं पता है। एग्जैक्टली घटा क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या, उन्हें नहीं पता है। ये हमें बताना होगा, पॉइंट्स लिखकर देने होंगे, पर ये लिखने कैसे हैं, कैसे तैयार करें बेस वर्क, इन सब पर आपको मैं खुलकर बताने वाला हूं। साथियों, एक छोटा सा उदाहरण कि जब भी हम कोई मकान का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं आर्किटेक्ट के पास में। उसे हमारा स्पेसिफिकेशन, हमारी रिक्वायरमेंट और कैसे कैसे हमें निर्माण करना है ये सब स्पेसिफाई करते हैं। उसको सुनकर एक वर्किंग नक्शा तैयार होता है और ये वर्किंग नक्शा एक कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दिया जाता है जिसे निर्माण कार्य करना है। उसके लिए कितना इजी काम कर दिया आपने कि उसको पता है कि अब मुझे निर्माण कैसे करना है, किस कमरे का साइज क्या होगा और कौन सा कमरा किस यूज में लिया जाएगा। अगर ये स्टेप हम नहीं लेते तो क्या इतना इजी वर्क कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता? आंसर इज नो। तो साथियों, वैसा ही स्थिति एंटी करप्शन के मामले में। यदि आप एडवोकेट के पास जा रहे हैं तो एडवोकेट आपको प्लीड कर देगा, एडवोकेट ड्राफ्टिंग वर्क कर देगा, पर ड्राफ्टिंग वर्क के लिए जो बेस मटेरियल है वो आपको ही प्रोवाइड करना होगा। साथियों, एंटी करप्शन का जो मामला है ये बटा होता है 7 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में परिवादी, कंप्लेनेंट या तकरारदार एंटी करप्शन ब्यूरो से कहता है कि सर फला फला के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है, मेरा ये काम पेंडिंग है, मैं रिश्वत देना नहीं चाहता हूं, कार्रवाई करें। ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है एंटी करप्शन के लिए कि अग्रिम कार्रवाई का यह आधारभूत स्टेप है। स्टेप नंबर 2 में होता है वेरिफिकेशन, जिसमें एक रिकॉर्डर ये सौंपते हैं परिवादी को या तकरारदार को कि जाइए रिकॉर्डिंग करके लेके आइए, और तकरारदार या परिवादी अक्यूज से मिलता है, रिकॉर्डिंग करता है और वापस से वो रिकॉर्डिंग ACB के अधिकारी को सौंपी जाती है, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि आप रिश्वत मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। स्टेप नंबर 3, जिसे हम कहते हैं प्री ट्रैप स्टेज, जिसमें इंडिपेंडेंट गवाह तलब करते हैं, उन्हें रिपोर्ट पढ़वाते हैं, उन्हें रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट तैयार करते हैं और इसके अलावा जो कंसर्न्ड मालखाना है उससे ये सोडियम कार्बोनेट या फेनोक्सिलिन पाउडर निकालते हैं, जैसा इनका वर्जन फाइल पर होता है। उसके बाद फेनोक्सिलिन पाउडर को नोट पे अप्लाई किया जाता है और जिसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में डिप आउट करते हैं, जिसके आधार पर आपको ये समझाते हैं कि अगर अक्यूज भी आपसे पैसे लेगा तो उसके हाथ भी हम डिप आउट करेंगे और ऐसा ही रंग परिवर्तन होगा, जिसके आधार पर निष्कर्ष आ जाएगा कि इसके द्वारा रिश्वत को प्राप्त किया गया। स्टेप नंबर 4, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रैप स्टेज, जिसमें एग्जैक्टली परिवादी या तकरारदार अक्यूज से मिलने जाता है, बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है, रुपए दिए जाते हैं, इशारा किया जाता है, एंटी करप्शन की टीम अंदर प्रोसीड करती है, अक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है और फेनोक्सिलिन युक्त नोट बरामद करते हुए जो सॉल्यूशन है उसमें अक्यूज के हाथ डिप आउट करते हुए ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि अक्यूज को रिश्वत की मांग की गई। साथियों, स्टेप नंबर 5 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है और स्टेप नंबर 6 में इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर फाइल सैंक्शन के लिए या स्वीकृति के लिए जो एंटी करप्शन कानून के सेक्शन 19 ब्रैकेट में आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 का बेसिक प्रोटोकॉल है, उसके तहत सैंक्शन वो ऑब्टेन की जाती है और आखिरी स्टेज में चार्जशीट वो पेश की जाती है। साथियों, ये सारे ही स्टेजेस मिलकर एंटी करप्शन को एक बल देते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग केस है और जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अक्यूज्ड कल्प्रिट है, उसने रिश्वत की मांग करी और रिश्वत प्राप्त करी। अब आपको बेस वर्क में क्या करना है? सबसे पहले रिपोर्ट को देखना है, रिपोर्ट में क्या खामी आपको दिखती है, पेंडेंसी ऑफ वर्क को देखकर उसको नोट डाउन करना है।
कई बार परिवादी झूठ कहता है कि फला फला काम पेंडिंग है, जबकि ये काम पेंडिंग नहीं होता है, या काम अगर पेंडिंग है तो वो काम रुका हुआ है बट आपके स्तर पे नहीं, अन्य किसी के स्तर पर। या कई बार फाइल जो है हमें भी डिले जो है प्राप्त होती है। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है डिफेंस के जो प्रोसिक्यूशन को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा है वेरिफिकेशन स्टेज, जिसमें ट्रांसक्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। तो रिकॉर्डर कब निकला, कहाँ निकला, कैसे निकला, किस किस के पास में रहा, ये आपको दिख जाएगा फैक्चुअल स्कोर में। और इसके अलावा वो ट्रांसक्रिप्ट जिसके आधार पर एंटी करप्शन ये कहती है कि आपने रिश्वत की मांग करी, वो कब तैयार हुई, कैसे तैयार हुई, किन स्थितियों में तैयार हुई, जो कंसेंट सीडी है उसमें ऑडियो फाइल की प्रॉपर्टी क्या है, वो कौन सी ऑडियो फाइल है, उसका फॉर्मेट क्या है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पर जो परिवादी के बयान है, अन्य गवाह के बयान है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और कार्रवाई पुलिस है, इन सबको मिला के पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि वेरिएशन जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही वेरिएशन आएंगे तो क्वेश्चन पूछने में आपको आसानी रहेगी। क्वेश्चंस के आधार पर आप इजिली केस को जो है डैमेज करने की स्थिति में रहेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट जो स्टेज है ये है प्री ट्रैप वेरिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया, जिसमें ये लोग माल खाने से जो है माल निकालते हैं, इसके अलावा गवाहों को तलब करते हैं। तो यहां पर आपको यूज करना है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो आपका बेस वर्क है। उसमें गवाहन कब कब डिपार्टमेंट से ACD ब्यूरो आए, ACD ब्यूरो ने उन्हें कब कब तलब किया, इसके अलावा कितने समय तक वो ब्यूरो में रखे, उनकी फोन लोकेशंस क्या थी, ये आपको जो है वर्कआउट करना है और इस बारे में डाटा जो है कलेक्ट करने हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने रिकॉर्डर कब प्राप्त किया, डिपार्टमेंट के पास फिनोक्सिलिन पाउडर कब से आया हुआ है, कितने केसों में यूज हो चुका है, सोडियम कार्बोनेट पाउडर भी कितने केसों में यूज हो चुका है, इसे ये कहाँ रखते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, और ACB मैनुअल इस बारे में क्या कहता है, कि ACB मैनुअल नोटिफाइड है या नहीं है। ऐसी जानकारियां आपको प्राप्त करनी है ताकि आगे लड़ने में जो है आसानी रहेगा। और इसी के साथ साथ जो पोस्ट ट्रैप का वर्कआउट है, कि जैसे नियम 47 CBC का स्पष्टीकरण आपने अक्यूज का लिया या नहीं लिया, इस बारे में पूछना है आपको RTI में। और पोस्ट ट्रैप के जो बयान हैं फाइल पे और जो फर्दे फाइल पर हैं, उसमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, क्या क्या विरोधाभास है, उसको नोट करते हुए चलना है। इसके अलावा जो सैंक्शन अथॉरिटी है, सैंक्शन अथॉरिटी ने आपकी सैंक्शन जारी करने से पहले आपको यदि नहीं सुना तो इस संबंध में आपको इमीडिएटली जो है अपना मेमोरेंडम बना के देना है। पर ध्यान रहे कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आप लोग एंटी करप्शन से या कंसर्न अथॉरिटीज से कर रहे हैं वो शुद्ध इंग्लिश में हो। उसका बेसिक बेनिफिट क्या है कि अगर ये रिप्लाई नहीं कर पाते हैं या इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं तो हमें कोई डैमेज नहीं होना है। ऑन द कॉन्ट्री हम क्वेश्चन खड़े कर सकते हैं कि हमने आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस किए तो आप जो है जवाब क्यों नहीं दे पाए। सैंक्शन अथॉरिटी को जब भी हम वर्कआउट दे रहे हैं, उसे पॉइंट्स बना के दे रहे हैं डिफेंस के, तो इस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है कि हमारे पॉइंट जो है डिस्क्लोज नहीं हो। और इसके अलावा ड्राफ्ट सैंक्शन के बारे में जानकारी लेनी है, ACD ने कितनी बार आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस किया, इस बारे में हमें जो है जानकारी लेनी है। और इसके साथ साथ कितनी बार प्रेशर माउंट टेक्निक्स हुई, ये जानकारियां हमें सैंक्शन अथॉरिटी से लेनी है। अब आता है आखिरी स्टेज इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें हमें बेस वर्क करना है। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने कुछ किया ही नहीं इस केस में। उसने ना तो सैंपल भेजे, ये आप देख लीजिएगा, हमेशा ही ऐसा होता है, केवल और केवल बयान लिख लिए बिना किसी वेरिफिकेशन के। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट दायित्व क्या था एज पर द ACB मैनुअल अथॉरिटी का, कि उसको सीडियां सुननी थी, सीडियां सुनने के बाद निष्कर्ष निकालना था और वास्तव में डिमांड एक्सेप्टेंस विथ ड्यू एविडेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इस बारे में निष्कर्ष निकालने थे, जो कि फाइल पे होते नहीं है। आप इस काम में 2 महीने 3 महीने 4 महीने लीजिएगा, पर प्रॉपर बेस वर्क तैयार कर लीजिए, पॉइंट डाउन करिए हर एक बात को। उसका बेनिफिट क्या है कि जब आप एडवोकेट के सामने जाएंगे तो सब कुछ तैयार होगा, वो उन पॉइंट पर लॉ निकालकर आगे की स्थितियों में फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा और कोई भी दिक्कत जो है वहां पर आपको नहीं आएगी। तो साथियों, बात छोटी सी है, पर यदि समझ जाएंगे तो हमें वहां पर फायदा होगा, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर हम घूमते ही रह जाएंगे। तो साथियों, सब कुछ हमारे हाथ में है, केवल और केवल हमें वर्कआउट करना है। साथियों, 2 बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि यह वर्कआउट आपको आपने से ही करना है, किसी एडवोकेट की हेल्प नहीं लेनी है। जितना फैक्ट्स आप बता पाएंगे उतना फैक्ट्स कोई नहीं बता पाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बेस वर्क कर लिया तो खामियां हमारे सामने होंगी, अटैक करना हमारे लिए ईजी होगा और वहां पर केस जीतना भी जो है हमारे लिए ईजी होगा। तो घबराने का नहीं है, सिर्फ वर्कआउट करना है और डेफिनेटली हम सब जीतेंगे। केस मुश्किल नहीं है, रास्ते मुश्किल है। रास्तों को पार पा जाओ, मंजिल पर आसानी से पहुंच जाओगे। पर भले ही कितनी भी कठिनाइयां आए, भले कितनी भी मुसीबतें आए, हम सबको आगे बढ़ना है एक जोश के साथ और बगैर किसी डर के। तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा
आपको बात समझ में आई तो इसको अमल में लाइएगा। केस को जीतने के लिए ये फाउंडेशन वर्क कैसे तैयार करना है ये मैंने आपको आज समझाया। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।